नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक समाचार मिला कि मोदी जी की सरकार ने वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम पर मेजर ध्यानचंद अवार्ड का नाम रख दिया और ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यानी खेल के विषय में ये सर्वोच्च पदक है और उसके स्थान पर इन्होंने नाम बदल करके वो जो हमारे हॉकी के बहुत श्रेष्ठ खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर रख दिया। अब इनका जो हिम्मत या कलेजा बस एक खेल रत्न अवार्ड तक ही है, 56 इंच सीना कहे जाने वाले का। देश इस इंतजार में है कि ये जो कलंक जो इस देश के गद्दार रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ा गद्दार इस देश का पूरे इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। ये सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार है इस देश का। इसका नाम हमारे देश में इस गद्दार जीएनपीसी ने हर गली कूच में उसको जड़ा हुआ है, तो उसका नाम हर जगह से वो निकाल देना एक परम राष्ट्रीय कर्तव्य है। उस प्रकार गद्दार इंदिरा का नाम भारत की हर गली कूच से कहीं से भी वो निकाल देना परम राष्ट्रीय कर्तव्य है और राजीव गांधी का भी नाम हर जगह से निकाल देना ये परम राष्ट्रीय कर्तव्य है। और कहेंगे सोनिया का भी नाम है, सोनिया बिहार पलाने गए। इन सबों का नाम जो है वो भारत के किसी भी रूप में ये कलंक है इस देश के लिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ऐसा ही कलंक ये राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी वाले मानते हैं कि नहीं मानते? ये सारे कलंकों को ये आदर्श मानते हैं ये राष्ट्रवादी। इसीलिए भारतीय जनता दल तरह तरह विभिन्न प्रकार से समझाने की कोशिश करता है कि इनका राष्ट्रवाद जो है बहुत ही कपटपूर्ण है, छलपूर्ण है, धोखेबाज रहित है या झूठा है हर तरह से। ये वोट लेते हैं हमारे आदरणीय मान आवाम से, गरीब भारतीय भाई बहनों से। उनके नाम पर थोड़ा इधर उधर नाटक जरूर कर देंगे कि उज्ज्वला दे दिया, वो दे दिया, लेकिन हितैषी किसके हैं? देश के दुश्मनों के, जीएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस के, वाम दलों के।
समाजवादी पार्टी के और टीएमसी के, और जनता को लगता होगा कि भाई ये तो इनके वो प्रतिद्वंदी है, कैसे इनके वो सहायक हो सकते हैं। बड़ी सफाई से ये योगी जी ने जो पंचायत का चुनाव करवाया, सिर्फ हाईकोर्ट का आदेश एक बहाना था। यदि नहीं चाहते तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा इनके पास खुला था, और उससे जो है हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश वो पलटवा सकते थे। लेकिन समाजवादियों का पंचायत के चुनाव में वर्चस्व स्थापित करना था, ये मंशा थी योगी आदित्यनाथ जी की, तो उन्होंने किया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये वोट लेती है हमारे आम साधारण हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, लेकिन ये हितैषी है, काम करती है और रक्षा करती है, सारी सुविधाएं देती है इस देश के दुश्मनों को और इस भारतीय समाज के दुश्मनों को। ये बात कोई शब्दों की बात नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और टीएमसी ये समाज के दुश्मन हैं या इस देश के दुश्मन हैं, इस शब्दों की बात नहीं है। कोई भी जिसको अपने देश की एकता की चिंता है, देशभक्ति का कुछ जज्बा है, अवश्य उसको देखेगा कि ये बहुत खतरनाक किस्म की देश विरोधी पार्टी है। जातिवाद जो है इस भारतीय समाज का बहुत बड़ी बीमारी और समस्या है, जहर है। उसी के बूते जो है ये अपनी जो है वो राजनीति भी, हालांकि वो राजनीति तो है नहीं, सबसे घटिया किस्म की वो स्वार्थ नीति है, निहित स्वार्थ नीति, उसको चलाते हैं और वोट सत्ता हथियाने के लिए वो उसी जातिगत आधारित जो है गणित लगाते हैं। तो ये समाज के सबसे खतरनाक शत्रु हैं। और जो जीएनपीसी जो पार्टी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, ये जातिवादी भी है और देश विरोधी भी है। तो इन सारी पार्टियों को ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेकर के ये इन्हीं पक्ष में काम करते हैं। ये और कोई दूर की बात नहीं है। जो मुखौटा पहने हैं राष्ट्रवाद का, थोड़ी भी उसकी चिंता करते कि भाई मैं राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेके आया हूं, राष्ट्रवाद की मैं बात करता हूं। तो ये जो कलंक है, जवाहरलाल नेहरू गद्दार, जो गद्दार इंदिरा गांधी है, जो गद्दार राजीव गांधी है, इसका जहाँ जहाँ नाम है वहाँ से निकाल करके हमारे अमर शहीदों का नाम वहाँ ये रखवाते। थोड़ी भी मैंने गैरत होती, थोड़ी भी अपने जो राष्ट्रवाद का मुखौटा जो पहने हैं उसकी थोड़ी सी वो कीमत करते तो जरूर ये भाव आता कि इनको हटा करके जो है हमारे अमर शहीदों का नाम तमाम है, खुदीराम बोस हैं, अशफाकुल्ला हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, सुब्रमण्यम भारती हैं और रानी चंद्रिमा है, तमाम लोग, रानी गडिलियो हैं, तमाम। लेकिन इनका राष्ट्रवाद बिल्कुल झूठा, कपटपूर्ण है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपने देखा होगा कि 2 साल पहले जब अरुण जेटली की जब मृत्यु हुई तो
उनको उनके नाम पर जब जो है वो स्टेडियम का नाम रखना हुआ, तो गद्दार नेहरू के नाम पर वो जो है वो नेहरू स्टेडियम था। इसको इन राष्ट्रवादियों ने उसको छुआ नहीं, फिरोज शाह कोटला का नाम बदला। तो ये जहाँ इनको मैंने इस्लाम आस्था वाले समाज से संबंधित कोई नाम इनको दिखता है, वो इनको राष्ट्र विरोधी दिखता है। इनकी मानसिकता जरा पड़ी है, और यही चीज़ जो है ये फैलाते रहते हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जुड़ा हुआ कोई नाम जुड़ा रहता है, उसको ये देशद्रोही मानते हैं और देशद्रोही मानते हैं और देश के खिलाफ मांगते हैं। लेकिन गद्दार जवाहरलाल नेहरू को, गद्दार इंदिरा गांधी को, गद्दार राजीव गांधी को ये राष्ट्रवादी गद्दार नहीं मानते। यही तो इनकी देश विरोधी इनकी मानसिकता है, यही वो फैलाते रहते हैं। इनका एक सिपह सालार इन समूह ने खड़ा किया है, पता नहीं, यानी इन समूह ने खड़ा किया है या जेएनपीसी ने खड़ा किया है। और भारतीय वाम ताकत दल को तो काफ़ी आशंका है कि शायद जेएनपीसी के द्वारा है, मुखौटा पहना है कि वो माने हिंदुत्व या हिंदू की रक्षा के लिए वो अभियान चला रहा है। तो हम बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह की। एक तो वो मैंने इस समाज में जो समाज में समरसता लाने के लिए जितने कारक हैं, जितने फैक्टर्स हैं, उसका मजाक उड़ाता है। भाईचारा कितनी जरूरी चीज है। भाईचारा की बात संविधान में भी लिखी गई है, प्रस्तावना में, कि टू प्रमोट एमंग दम ऑल फ्रेटर्निटी, माने यानी सभी भारतीय भाई बहनों में हर तरह की भाईचारा संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। उस भाईचारा का ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह उसका उपहास करता है, उस पर व्यंग कसता है, उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि भाईचारा कहाँ है। वो भाईजान हो गए, यानी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पर वो तंज कसता है कि वो भाईजान हो गए और हम चारा हो गए। अब बताइए, ऐसे लोग जो कि जेएनपीसी कह लीजिए या ये राष्ट्रवादियों के द्वारा ही कह लीजिए प्रायोजित जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जैसे और भी गिरोह होंगे, इसी तरह और भी गिरोह, लेकिन अभी प्रमुखता अभी यही सामने दिख रहा है। तो ये कौन सा ये राष्ट्रवाद उछलवा रहे हैं जो इस समाज को तोड़ने के लिए वो दिन रात जो लगा हुआ है। वो सिर्फ नाम मात्र को नाम लेता है जवाहरलाल नेहरू का, नाम मात्र में के लिए नाम लेता है जो है वो इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, और फिर वो शुरू हो जाता है। दो ही काम उसका है कि फिर वो एक पंथ विशेष, मतलब इस्लाम आस्था पर अनाप शनाप जो है आक्रमण जो है वो करता रहता है, सिर्फ समाज में नफरत और भेद फैलाने की, ताकि ये समाज कमजोर हो, देश कमजोर हो, और जो है और ये मंशा, ये मंसूबा जो है जेएनपीसी वालों का है और वामदलों का है। और ये दोनों चीन की फंडिंग लेकर, चीन के पैसे लेकर के ये देश विरोधी घिनौना कुकृत कर रहे हैं, और उसी मंसूबों को ये पूरा कर रहा है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो यानी भाईचारे जिसकी सख्त जरूरत है हमारे मुल्क को, भारतीय समाज को। तो उस भाईचारे का जो है ये उपहास करता है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह। और इसी
इसी की बदौलत वो जो असदुद्दीन गिरोह है उसको हवा मिलती है। वो तो चुनाव लड़ने भी जाता है और उसके आदमी काफ़ी आकर के भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से शिकायतें करते हैं, कभी कभी धमकाते भी हैं। और उसके आदमी कहते हैं कि हमारे समाज को जो भड़काया गया, हालांकि यानी उन विषय में हमको नहीं पढ़ना है कि भड़काया गया, मतलब कि यदि पूरे देश को भारतीयता के सूत्र में बांधा जा रहा है तो ये बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि उनको भड़काया जा रहा है, और भी पार्टियां कह रहे हैं कि भड़काया जा रहा है। यदि सबको एक किया जाए तो ये पार्टियां कह रहे हैं कि भड़काया जा रहा है, और ये समाज को बांट रहे हैं। तो इनको माने ये बांटते रहें, कोई उनको बोले न, तब ये वो चाहते हैं, और बांट करके वोट बटोर रहे हैं। और कोई देश को एक करने की बात करे तो इसको ये कहते हैं कि ये भड़का रहे हैं। तो बीजेपी वालों की भी, यानी भारतीय जनता पार्टी वालों की भी यही भाषा रहती है, और असदुद्दीन गिरोह की भी यही भाषा रहती है। और भी जो पार्टियां हैं, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ये टीएमसी और भी पार्टियां बोलते हैं कि उनको भड़काया जा रहा है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको गौर से समझें कि यदि सबको एक करने की बात कही जा रही है तो इनको दिखता है कि उनको वो भड़काया जा रहा है। और यही नहीं, अरे छुट भैये, राजभर के लोग वो आकर के वो बहस करते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कि भड़काया जा रहा है। तो उनके भड़काने का मतलब है कि भाई लोग एक ना हों, लोग भारतीयता के माहौल में ना आए, इसको वो कहते हैं भड़काना कहते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी गिरोह के लोग कहते हैं कि भाई कि हमारे लोगों को, अब ये सवाल है सिर्फ, देखिए असदुद्दीन ओवैसी हुए चाहे पुष्पेंद्र कुलशेष हुए, ये इस बात के सिम्प्टोमेटिक हैं, वो एक नमूना है। इसी की तरह और भी गिरोह होंगे, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता दल को तो मैंने ये मालूम है, लेकिन हमारी आवाम जो झेलती होगी तो वो इसी तरह के और भी वो समूह होंगे, गिरोह होंगे, गैंग होगा। तो ये जो है असदुद्दीन गिरोह बोलता है कि हमारे समाज को, अब देखिए उसके दृष्टिकोण को जरा पढ़िए, वो उसका कौन समाज है? असदुद्दीन ओवैसी का कौन समाज है? वो वकील है ना, वो संविधान भी पढ़ा होगा, वो खुद बताया कि उसका समाज कौन है। अरे अब तो सरेआम कह रहा है कि हमको जो है वो हक चाहिए, घुमा फिरा करके। भारतीय जनता दल के भाई, हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन, आस्था को छोड़ दीजिए वो किस आस्था के हैं, और चीज आस्था के लिए व्यवस्था भारतीय जनता दल बताया कि वो व्यक्तिगत आपकी है, व्यक्तिगत रूप से निभाइए, और पूरा समाज एक ही है। और फिर वो समान रूप से उसकी प्रतिष्ठा है, इज्जत है, और सारी सुविधाएं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है। और यदि पिछड़ापन है तो सरकार की ओर से जो है उसकी जो है वो पूरी आर्थिक वो मदद मिलेगी, जिसको आर्थिक मदद की आवश्यकता है। लेकिन उसको आर्थिक मदद के साथ जो है ये प्रेरणा भी दी जाएगी, एक कंपल्सन भी दिया जाएगा कि मेहनत करिए, मेहनत करके जो है वो काबिल बनिए। सिर्फ आरक्षण के बल पर जो है, सिर्फ आरक्षण के बल पर निकम्मा मत बनिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए।
अपने टैलेंट को अपने उसको तो ये जो है, इसीलिए जो है आरक्षण को समाप्त करके ये मैंने इस व्यवस्था की पक्षधर है और उसके विषय में वो स्पष्ट भी है। तो अब जो असदुद्दीन गिरोह जैसे बोलते हैं कि हमारा समाज, आज तक अब इसकी बुद्धि पर तरस आता है कि कैसा समाज उसका अपना समाज कैसा है। राजभर जो है, जो प्रकाश राजभर, उसका समाज कैसा, अनुप्रिया पटेल का समाज कैसा, निषाद का समाज कैसा। समाज तो एक ही है, भारतीय समाज। तुम बांट करके बोलो कि ये तुम्हारा समाज है। अरे वो जागृति नहीं आई है, वो जागृति आएगी। जब आएगी तो ओम प्रकाश राजभर हुए, चाहे संजय वो निषाद हुए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हुए, और चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुए, सबको वही जनता जागरूक होकर के इस देश के बाहर कर देगी। और करना पड़ेगा। देश में यदि एकता लानी है, यदि भारतीय समाज को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जैसे, असदुद्दीन गिरोह जैसे, संजय निषाद और जो है वो प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और को ये जो देश के दुश्मन हैं, ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी के लोग, वाम दलों के लोग, समाजवादी, बहुजन समाज और ये बहुजन समाज पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग और टीएमसी, जेडीयू, जेडीएस, शिवसेना, एनसीपी, टीडीपी, डीएमके, इनके चंगू मंगू को छोड़ दीजिए। ऊपर का इनके ऊपर का जो नेतृत्व है, उसको जनता वोट नहीं, इनको बाहर करेगी देश के। जो ये समाज को तोड़ करके अपना जो सत्ता हथियाना चाहते हैं, यदि पूरी जागृति आ गई और आएगी तो इनको वोट देना तो बहुत दूर की कौड़ी, इनको बाहर करेगी। और उन्हीं के साथ ये जो गिरोह है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह, असदुद्दीन गिरोह, और भी ये जो छूट भैया हैं, प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, इनका भी निपटारा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बात चली थी कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले राष्ट्रवाद का नाम लेकर के कितना तकलीफ दे रहे हैं, हमारे मुल्क को कितना तकलीफ दे रहे हैं, हमारे आम और गरीब और मजलूम भारतीय भाई बहनों को। और मैंने एक भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि इस देश का मस्तक ऊंचा हो। हमारे जैसे, अरे जिसको ये भुनाते हैं, जरा समझिए, जिसको ये भुनाते हैं, ये वंदे मातरम, वाकई वंदे मातरम हमारा इनकलाबी नारा था, हमारे देशभक्ति का वो गीत था। वो तो गद्दार जवाहरलाल नेहरू के साजिशों के कारण जो है, वो हमारे देश का नेशनल एंथम, राष्ट्रगान नहीं बन सका। राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग में भी वही गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने साजिश करके सिर्फ उसकी शुरुआती दो लाइनों को ही डलवाया। तो इनको सत्ता में बैठे हुए 7 साल हो गए, और उसी वंदे मातरम का ये हमेशा जो है इसका शोषण करते हैं, मैंने दुरुपयोग नहीं, मतलब उसी के भरोसे ये पूरा जो है चुनावी माहौल बनाते हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी बंदे खुद बोलते हैं, मातरम जो है वो जो पब्लिक बैठी रहती है उसे मातरम कहलवाते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये मोदी जी उस वंदे मातरम को, जो उसका हक है,
जो उसकी प्रतिष्ठा है कि वो कि वह देश के राष्ट्रगान से, नेशनल एंथम से सम्मानित हो, आज तक नहीं किया। तो ये सबसे बड़े देश के माने देशद्रोही है, भारतद्रोही है बीजेपी वाले। माने जिस गान का ये इस्तेमाल करते हैं अपने चुनाव के लिए, इतनी भी शर्म नहीं है इनको कि जो गद्दारी उसने किया जवाहरलाल नेहरू ने, ये कम से कम उसको जिस सम्मान का ये वंदे मातरम हकदार है, उसको ये राष्ट्रगान का सम्मान दे सके, नहीं दिला सके। इतने ये पाखंडी और छली हैं। ये क्या कलंक मिटाएंगे वो जवाहरलाल नेहरू का, क्या कलंक मिटाएंगे ये वो गद्दार इंदिरा से, क्या कलंक मिटाएंगे वो गद्दार राजीव गांधी से। तो इनके छलपूर्ण जो है वो राष्ट्रवाद को, कोई जनता को बहुत गौर से देखना पड़ेगा। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो है एक संग्रहालय तो बनवा दिया आज़ाद हिंद फौज का लाल किले में। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो 15 अगस्त है वो हमारे देश का सबसे दुर्भाग्य का देश है। बंटवारा हुआ, 25 से 30 लाख लोगों ने जान दी, खून खराबा हुआ आपस में ही। तो वो आज़ादी का दिवस हो सकता ही नहीं। वो जो गद्दार नेहरू है, जो जिसने सत्ता की अपने हथियाने की जो हवस पूरा किया, उसके लिए यह है वो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी हो सकता है, भारत के लिए नहीं। भारत के लिए तो जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो अंडमान निकोबार में आज़ाद भारत की नींव रखी 21 अक्टूबर 1943 को, वो हमारा, और उसको 11 देशों ने वो मान्यता भी दी, वो हमारा आज़ादी का दिन है। ये महोदय बोले 7 साल इनको हो गया। यही तो इनकी देश के खिलाफ धोखाधड़ी है मोदी जी की और बीजेपी वालों की। 7 साल हो गया। वो 15 अगस्त वाला जो कलंक है वो हटाए नहीं। हमारे देश का जो आज़ादी का दिवस 21 अक्टूबर है, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 को ही हमारे वही परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत का वो अंडमान निकोबार में स्थापना की, और उसको 11 देशों ने मान्यता भी दी थी। तो इनका सब कुछ जो है, जो राष्ट्रवाद बिल्कुल झूठा है, मैंने धोखेबाज वाला है। और सिर्फ नाम बदलने के नाम पर सारा जहां भी इनको इस्लाम आस्था का दिखेगा, उसको ये देश के खिलाफ मानेंगे। इनका बस यही राष्ट्रवाद है। देश को एक करना नहीं, देश को एक करने का नहीं है। आज भारतीय एकता के सबसे बड़े शत्रु ये बने हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले। इनके जो छुट भैये पहले तो शुरू में बोलते थे एकता के कुत्ते, और इसी एकता का वो नकल भी करने लगे। कहीं के बोलने भारतीय समझो भारतीय, अरे कहने से थोड़ी होगा। बीजेपी वाले इनके नकल के चक्कर में भारतीय को भारतीय समझो, और साथ साथ आरक्षण के हथकंडे से वो समाज को बांटो, देश को बांटो, वो जहर डालो वोट के लिए। ये तो इतने छलिए कपटी हैं सब बीजेपी वाले। तो ये बताया जा रहा है कि इनका राष्ट्रवाद जो है इस देश को बहुत ही तकलीफ दे रहा है, और वो राष्ट्रवाद नहीं बल्कि वो भारत द्रोह है।
राष्ट्रद्रोह है। वो देश के साथ छल कपट करना वो राष्ट्रद्रोह है। तो वो मेजर ध्यानचंद के नाम से जो है वो खेल रत्न माने अवार्ड माने पुरस्कार का नाम दिया गया। तो वो बिल्कुल डिजर्विंग है, लेकिन और भी कलंक मिटाना राष्ट्रीय परम राष्ट्रीय कर्तव्य है, जिसको ये नकली और छलपूर्ण और कपटपूर्ण राष्ट्रवादी जो है ये कभी नहीं करेंगे, ये पक्की बात है। और 2 दिन पहले, चाहे 2 या 3 दिन पहले, तारीख तो शायद 8 है ना, हाँ नहीं 7 है शायद, तो 2 दिन तारीख 5 को या 5 या 4 को ही, हाँ 4 को ही सब दिखा रहे थे कि कश्मीर को लेकर के कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और वो संगठन बैठे हुए हैं अमेरिका में, अधिकतर अमेरिका और कनाडा में बैठे हुए हैं, और तमाम जो है झूठ मूठ की जो है वो कहानियाँ रच करके भारत के खिलाफ वो साजिशें करते रहते हैं। वो इस बात को भारतीय जनता दल ने इस यूट्यूब के माध्यम से कई बार बताया हुआ है। खास करके ये 4 जो है छुटभैया किस्म की जो मीडिया है, द प्रिंट, द क्विंट, द वायर और कर्मा, इन्हीं से मिलकर के जो है ये वो करते रहते हैं। तो जो है और इन्हीं भारत विरोधी वो ये कोई था ना, वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का जॉर्ज सोरोस, उसकी कंपनी में जो है ये मनमोहन की बेटी काम करती थी। वास्तव में पता किया जाए तो पूरे जीएनपीसी के लोग जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ इनकी साठगांठ है। लेकिन ये जांच देखिए, अब देखिए इसका सार ये है कि मीडिया में सब दिखाते रहते हैं। मीडिया में उस दिन जो है तारीख 4 को पूरा पैनल समूह ने बैठा दिया वो यानी परिचर्चा के लिए। तो उसमें टोनी अशाई का भी नाम आया। टोनी अशाई के साथ जो है ये जो शाहरुख है बॉलीवुड वाला, वो उसके साथ जो है वो बिजनेस का कोई साठगांठ है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है। और टोनी अशाई हमेशा भारत विरोधी जो है वो आयोजन करता रहता है। और ये जो शाहरुख है उसकी फिल्में बन रही हैं, और उसकी फिल्मों को ये भारत सरकार, ये राष्ट्रवादी सरकार, ये राष्ट्रवाद का मुखौटा अपने शाहरुख की फिल्मों को बैन नहीं करते हैं, सिर्फ नाम दिखाते हैं वो वोट के लिए कभी कभी। अरे भाई, यदि आप वो राहत दिलाना चाहते हैं, इन कलंकों को मिटाना चाहते हैं, तो शाहरुख की जितनी भी फिल्में हैं बंद करिए ना। भाई यदि राष्ट्रवाद तो यही कहता है कि जितनी फिल्में जो है इसकी शाहरुख की है, जितनी फिल्में वो आमिर खान की हैं, जितनी फिल्में जो है वो नासिरुद्दीन शाह की है, सब बैन करिए। लेकिन आप बैन नहीं करेंगे, आप जो है उसको दिखा करके चुनावी माहौल वो सत्ता हथियाना, बस। थोड़ी सी तकनीकी खराबी के कारण बीच में थोड़ा सा ये पता नहीं चला कि कहाँ से ये आवाज़ बंद हो गई। तो हो सकता है कि मैं यदि बोलूँ तो कुछ उसका रेपिटेशन हो सकता है, लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ। तो वही बात चल रही थी कि यदि हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी है, यदि हमारी जनता के प्रति ईमानदार हैं और उनको और उसको राहत दिलाना चाहते हैं, तो सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं, मुख्तार अंसारी के तार कहाँ तक जुड़े हैं, उनके ऊपर वो वरद हस्त किसका है, किसका संरक्षण प्राप्त है, किसकी शरण मिलती है,
जब तक उसको भी पंग आप नहीं करेंगे तब तक जो है मुख्तार अंसारी तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अपराध नहीं जाएगा और जनता को राहत मिलेगी अपराध के ख़त्म होने से। तो इनको संरक्षण देने वाले ये मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, हम नहीं कहते कि उनका वो इनकाउंटर करिए, इनकाउंटर नहीं, लेकिन तमाम तरीके हैं। तो इनकी जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं मुलायम सिंह की और अखिलेश यादव की, सब पर बुलडोजर आपको चलवाना पड़ेगा यदि जनता के प्रति आप ईमानदार हैं तो, यदि अपराध खत्म करना है तो। और उसके पहले हाँ एक आवश्यक और है, आपकी नाक के नीचे जो है वो रघुराज प्रताप है। रघुराज प्रताप भी इसी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के संरक्षण में वो पलता रहा है। वो कैसे छूट गया? वो रघुराज प्रताप कैसे छूट गया? आप दम भरते हैं ना कि सारे माफिया वाले भाग गए और मैंने उसका सफाया कर दिया। आपके नाक के नीचे तो है वो रघुराज प्रताप। तमाम चैनल वाले कहते हैं कि रघुराज प्रताप तक ही जो है किसी भी प्रदेश सरकार की सीमा वहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद वो सरकार चलती नहीं, वो अलग ही एक वो साम्राज्य और वो सरकार चलाता है। यहाँ तक उसका खौफ है, आतंक है, माफिया है वो। तो कैसे वो छूट रहा है भाई योगी जी, अब बताइए। और ये जो छूट रहा है तो लोग यदि आप पर वो जातिवाद का आरोप लगाएंगे तो वो क्यों नहीं सही है। और सवाल इस बात का है कि अपराध के मामले में, अपराध को डील करते समय, उसका निपटारा करते समय यदि आप जातिवाद देखेंगे तो आप जो है वो मुख्यमंत्री के लायक हैं। आप अपराधियों को निपटाने में यदि आप जातिवाद आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री लायक हैं आप। मैं उसकी बात नहीं करता है कि आपने जो है वो विकास यादव को आपने निपटाया, वो सही है। ये सब दुष्टभाई उसमें भी वो जातिवाद ढूंढ रहे हैं, ब्राह्मण के और पता नहीं क्या। वो ये विकास यादव अपराधी बस, और क्या। और उस विकास यादव के तार किसे जुड़े हैं इस पर तो आपने इस पर तो आपने वो कार्रवाई की ही नहीं। जनता को राहत तब मिलेगी सिर्फ अपराधियों को खत्म करने से नहीं, अपराध को खत्म करने से। और अपराध को खत्म करने से के लिए उस अपराधी के तार किससे जुड़े हैं, किसका संरक्षण प्राप्त है या प्राप्त होता था, उनके साथ भी वही कार्रवाई करनी होगी जो उस अपराधी के लिए जरूरी है। तो जैसे विकास यादव या मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर जो है बुलडोजर आपने चलाया, सही है, लेकिन इनको संरक्षण कौन दे रहा था? उन पर भी बुलडोजर चलाना था। आप क्यों रुक गए? और ऐसा रुक जाना ही ये तो पाखंड है, यही पाखंड है। रघुराज प्रताप आपको दिखा क्यों नहीं? यही पाखंड है। और अपराधियों के निपटारे में जातिवाद ये सबसे बड़ा जहर है। तो बाकी चीज़ें तो खैर जो हैं सो हैं, और वो कहना नहीं पड़ेगा। संविधान की शपथ आप लेते हैं, संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, आप जो बिल्कुल सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम गर्व से हम हिंदू हैं। आपके संवैधानिक पद पर बैठने की उसी वक्त ही जो है पात्रता समाप्त हो गई जिस वक्त आप बोलते हैं कि हम गर्व से हम हिंदू हैं। आप ही के पद चिन्ह पर चलने के लिए जो आपका जो जोड़ीदार है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी मुख्यमंत्री बनने आया था, लेकिन उसको भी कहना चाहिए। उसको भी जब अपने को कहता कि हम मुस्लिम हैं, उसकी पात्रता जो है वो समाप्त हो गई। यानी इस देश के संवैधानिक पद पर वही बैठ पाएगा
जो कि अपने को भारतीय मानेगा, समझेगा, व्यवहार करेगा। योगी जी, इतनी सी मोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। और यदि आप नहीं समझते हैं तो कोई न कोई जो है संवैधानिक अधिकारी आएगा, आपको समझा भी देगा और बाहर भी कर देगा आपको। और उसके पहले हो सकता है कि जनता ही बाहर कर दे आपको। जनता जागरूक हो रही है कि जो आपकी पार्टी है बीजेपी, वो कितना छली है, कपटी है। वो तमाम ओबीसी का आरक्षण, ये क्या है? समाज को बांटना ही तो हुआ। समाज के बांटने वाले कभी भी समाज के हितैषी हो नहीं सकते। और ऊपर से वो मुख्यमंत्री होकर के आप जो है वो 11,000 दीपक आप जलाते हैं। आप मुख्यमंत्री हिंदुओं के हैं कि पूरे प्रदेश के हैं? कांवड़िया पर जो है वो फूल जो है वो बरसाते हैं। हमें नहीं कहते हैं कि कांवड़िया पर फूल बरसाइए तो ताजिया पर भी फूल बरसाइए। ये मुख्यमंत्री का काम ही नहीं है। मुख्यमंत्री का कतई काम नहीं है कि वो कांवड़िया पर फूल बरसाए और ताजिया पर भी फूल बरसाए। किसी भी मुख्यमंत्री को इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। योगी महोदय, ये सब जो है समाज में भेद पैदा करते हैं, समाज को कमजोर करते हैं। ये समाज विरोधी जो है ये सब वो गतिविधियाँ हैं कि मंदिर में जाकर के वो दीपक जलाना, कांवड़िया पर यानी फूल वो बरसाना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये सारी गतिविधियाँ जो है वो संविधान विरोधी भी हैं और जो है वो मतलब संविधान विरोधी भी हैं और समाज विरोधी भी हैं और देश विरोधी भी हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से के सामने रखना चाहते हैं और उनसे साझा करना चाहते हैं, और हालांकि इस विषय पर एक आध वीडियो और भी जारी होगा और आप लोगों की जब बीच में अब बहुत जल्द आने वाले हैं। अब जो कि ये लहर का एक चक्कर है, थोड़ा सा इसको निपटा लें, बस आते ही हैं। तो वो ये है कि भारतीय आवाम ताकत दल के कम से कम 700 वीडियो जारी हो चुके हैं। उन 700 वीडियो में कोई भी देख सकता है और आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भी देख सकते हैं कि उसमें जो कुछ भी कहा गया है वो इसी बात पर बल देता है और इसी बात पर केंद्रित है कि हमारी आवाम की सेवा कैसी हो और हमारी आवाम का दुख दर्द कैसे दूर हो, कैसे उसको राहत मिले, मुल्क कैसे हमारा मजबूत हो, भारतीय समाज कैसे मजबूत हो। इन्हीं बातों को बार बार कई तरीक़ों से वो बताने की उसमें कोशिश है और इसी पर वो बल दिया गया। मेन इम्फेसिस इसी पर है, पूरा वर्णन इसी पर है। इसीलिए जो है भारतीय एकता, भारतीय माहौल, इस सब ये तमाम उसके तरीके हैं। वहीं पर दूसरी ओर इन जो और भी पार्टियां हैं, वो पार्टियां ही नहीं बल्कि उनके जितने भी चमचे पत्रकार हैं और ये मीडिया के लोग, जरा ध्यान से देखिए, वो बस यही दिखाते हैं कि इस पार्टी को ये तिकड़म करना चाहिए तो ये सत्ता इसको मिल जाएगी, इसको इससे मिला दो, उससे जोड़ लो, उसको तोड़ लो, उसको फोड़ लो। यही चीज़ जो है अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे जीएनपीसी के यूट्यूब पर आप चले जाइए, एक जो है सौरभ द्विवेदी का चलता है लल्लन टॉप पर जो है नेता नगरी, सत्य हिंदी। इसमें जितने भी जीएनपीसी के चमचे किस्म के जो पत्रकार हैं, आशुतोष है, सौरभ द्विवेदी है, और उसके साथ जो बैठने वाले कौन है, शरद प्रधान, आलोक जोशी, अशोक वानखेड़े, राहुल श्रीवास्तव और कौन वो हरजिंदर, और एक जो है मुकेश कुमार, और एक कोई सिन्हा करके है,
और ये विनोद शर्मा, अभय दुबे, और कभी कभी ये प्रभु चावला, यही सब जो है चमचे हैं। ये हमेशा, अब आप कभी ध्यान से इनको देखिए, ये बराबर कौन सा तिकड़म करें। तिकड़म माने जातियों का तिकड़म, संप्रदायों का तिकड़म, और भी तिकड़म कि ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी, जो कि ये इस भारतीय समाज के लिए, इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है। इसी ने देश को बंटवाया भी, और वो जो सन 47 का जो घाव इसने दिया है वह कभी नहीं भरेगा। देश को बांटने का जो जीएनपीसी इसे इन दोनों ने, मोहनदास करमचंद, जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, उसके साथ था मोहनदास करमचंद गांधी, देश को बांट करके जो घाव दिया है इस देश को, वो कभी नहीं भरने वाला है। और उनकी नीयत तो देखिए, इन गद्दारों, इसे जवाहरलाल नेहरू की नीयत देखिए। उन्होंने जो पाकिस्तान बनवाया तो इस नीयत से नहीं बनवाया कि वो एक पड़ोसी की तरह रहें। वो पाकिस्तान हमेशा भारत को ब्लीड करने के लिए, हमेशा उसका खून बहाने के लिए, वो भी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा। तो ये पाकिस्तान जाकर उन्हीं की गोद में बैठा, और वो पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा ये हमेशा ये पाकिस्तान इस्तेमाल होता रहा। सन 65 में वही अमेरिका जो है, इसको अजेय, इनविंसिबल पैटर्न टैंक देकर के भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। यह देश को, भारत को, या भारतवासियों को कदापि और कभी भी नहीं बोलना चाहिए। भारत हमेशा, मैंने तीन दिन के वो 4 युद्ध, एक जो है 47 48, और फिर ये 65 71, ये 3 हो गया, एक और कारगिल 4 युद्ध जो है, इसी से मैंने पाकिस्तान से वो झेल चुका है। आतंकवाद जब पाकिस्तान ने देखा कि वो सीधी लड़ाई से जीत नहीं सकता वो भारत को, तो वो आतंकवाद शुरू किया। इस आतंकवाद में इस जीएनपीसी ने, देखिए ये भी जान लीजिए, एक दिन मैं देख रहा था कि ये उल्टे, वो जीएनपीसी का है ना, वो तहसीम पुणे वाला, वो बीजेपी के ऊपर वो चढ़ाई कर रहा था कि वो आतंकवादियों का संबंध जो है वो मोदी जी से क्या से है, और वो बीजेपी वाला सुनता रहता है। यही तो दुखड़ा है कि वो सब आतंकवादियों के साथ आतंकवादियों को समर्थन देने वाले जीएनपीसी वाले, वो उल्टा उन पर आरोप लगाते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं या बीजेपी के ऊपर या मोदी जी के ऊपर। वो सुनते रहते हैं। इनकी आत्मा तब जागती है बीजेपी के प्रवक्ताओं को, जब कोई इस्लाम आस्था वाला दिख जाता है, तब ये उसके ऊपर वो चढ़ाई करते हैं। वरना ये देश के दुश्मनों, माने जीएनपीसी और वाम दलों के प्रवक्ताओं से हमेशा ये पिटते रहते हैं, और हमेशा वो धाड़ के चले जाते हैं। और ये इनकी साजिश है बीजेपी वालों की, कि इस तरह से तभी तो उनके पापों को धुल पाएंगे। जनता में इस तरह का इंप्रेशन जाएगा, इस तरह का परसेप्शन जाएगा कि भाई नहीं, जो वामदल वाले कह रहे हैं, जो जीएनपीसी कर रहे हैं, वो सही है। तो ये जो पूरी साजिश इन समूहों की जो है, बीजेपी वालों की, इन समूहों की बचाने की है। अरे, और देखते हुए मन जो है बिल्कुल वो घृणा से भर जाता है। तो बात चल रही थी कि जो है वो देश की समस्याओं के लिए
भारत विभाजन, तो भारत विभाजन एक ऐसा घाव है जो कि कभी भी भरने वाला नहीं। 25 से 30 लाख लोग मरे, और यही दोनों गद्दार, जवाहरलाल नेहरू और जो है मोहनदास करमचंद गांधी। और इसको ढकने के लिए क्या क्या साजिशें की गई, उस साजिश, तो जेएनपीसी ने तो साजिश किया ही, उसी साजिश को ये बीजेपी वाले जो है आगे जो है वो जारी किए हुए हैं। और हर जगह कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का तमगा बस लूट लिया। लेकिन नेहरू ने क्या क्या गद्दारी की, इसको जो है बेनकाब, उसको नेहरू को बेनकाब होने नहीं दिया समूह ने। इस कदर के गद्दार हैं बीजेपी वाले। मैंने कश्मीर के मसले पर नेहरू की क्या क्या गद्दारियां हैं, इसको बराबर ये ढकते रहे ये बीजेपी वाले, ये राष्ट्रवादी जो है वो कैसे यानी हो सकते हैं। जो नेहरू हमारी सेना, जीतती हुई सेना, जो पाकिस्तानी सेना को हरा रही थी, मैंने हरा करके उसको खदेड़ करके कश्मीर से खाली करवा रही थी, अपनी जीतती हुई सेना पर इसने एक तरफा युद्ध विराम इसने थोपा। अब बताइए कि उसे बढ़कर के गद्दार कौन होगा। और उसी कारण यदि हमारी सेना को हफ्ता 10 दिन और मिल गया होता तो पूरा कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ करके पूरे कश्मीर को खाली करवा लिया होता, और पाक अधिकृत कश्मीर जैसा, पीओके जैसा या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जैसा कोई बात नहीं होती, वो कोई समस्या नहीं होती। उसी के कारण जो है पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके जो है कश्मीर समस्या का नासुर बना हुआ है। किसके कारण? गद्दार जवाहरलाल नेहरू के कारण। और फिर वो कश्मीर कौन? जिसका विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका है, भारत का अभिन्न अंग हो चुका है, उसको, अपने देश के हिस्से को, उसको फिर वो ले जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में। और संयुक्त राष्ट्र संघ में वो यानी उस अध्याय में नहीं डलवाता कि भाई कि भारत को कोई इसको लेकर कोई समस्या है। वो जो दो देशों के बीच में विवाद माना जाए, वो जो चैप्टर 6 में या अध्याय 6 में डलवाता है। जानिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री बन करके हमारे देश के खिलाफ वो गद्दारी कर रहा था, वो जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह की तमाम बातें हैं। मैंने ये सारी बातें जो है वो यूट्यूब के माध्यम से बताई गई हैं और आगे भी बताई जाएंगी। ये गद्दार बीजेपी वाले नेहरू की गद्दारियों को कभी भी बेनकाब होने नहीं देते। तो जैसे मैंने कि एक अपराध होता है, अपराधी होता है, अब अपराधी को जो सह देता है और उसके अपराध को छिपाने ढकने की कोशिश करता है, वो भी उसी तरह का अपराधी होता है। नेहरू तो गद्दार है ही। नेहरू की गद्दारियों को ढकने वाली ये बीजेपी भी उतनी ही गद्दार है देश की। ये देश को समझना चाहिए। ये राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? नेहरू जैसे गद्दारों को उसके गद्दारी के पापों को ढकने वाली बीजेपी जो है राष्ट्रवादी कैसे हो सकती है? तो बात चली थी और कि भारतीय जनता दल हमेशा से यही बात करता रहता है कि भाई कि अपने अवाम को राहत कैसे मिले, उसको सेवा कैसे बेहतर हो, उसको भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा इज्जत कैसे हो और उनको सम्मान कैसे मिले, इसी की चिंता रहता है। इसी के इर्द गिर्द वो तरह से और जो है वो नाना प्रकार से और विभिन्न प्रकार से वो समझाता रहता है। लेकिन ये हमें इनके पत्रकार हमेशा जो है यानी कौन सा तिक्रम करके, कौन सा हथकंडा अपना करके, कौन सा जाति को तोड़ के फोड़ के
सत्ता में कैसे ये हासिल करें, इनके सारे पत्रकार जो है ये करते रहते हैं। तो ये फ़र्क जो है बहुत बड़ा है, और इस फ़र्क को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बड़े गौर से इसे देखना होगा कि यदि इस तरह के हैं तो ये हमारे देश को, हमारे आवाम को ये क्या दे सकते हैं। तो इस पर और विस्तार से बताया जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक माने विषय है और बहुत बड़ा कारक है। ये ताकतें देश को क्या दे सकती हैं और कितनी अभिशाप हैं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।